महोत्सव का उद्घाटन किया गया। उद्देश्य याद करना उन राष्ट्र सपूतों को जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, साथ ही जागरूक करना आज की युवा पीढ़ी को आज़ादी के संघर्ष और लोकतंत्र के महत्व के बारे में। इसी उद्देश्य के अंतर्गत श्री अरविंदो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस समारोह में मैं डॉक्टर रजनी पवार यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय जन का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही नमन करती हूँ उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिनके बलिदान के कारण ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर निशांत खरे जी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों को कि वे सरस्वती पूजन व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। निवेदन करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर निशांत खरे जी का तुलसी जी का पौधा देकर स्वागत करें। धन्यवाद। माननीय महोदया, श्री अरविंदो विश्वविद्यालय आपकी छत्र छाया में एक विशाल रूप ले चुका है जो विचारों को आकार देता है, नवाचार को बढ़ावा देता है। हम विश्व स्तरीय गुणवत्ता शिक्षा व अनुसंधान में सक्षम, कुशल व संवेदनशील डॉक्टर्स का सृजन करते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी कुलपति डॉक्टर श्रीमती ज्योति बिंदल जी मैडम को कि वे आएँ और हमें अनुग्रहित करें। श्री अरविंदो विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक, चिकित्सक, छात्र और कर्मचारियों की ओर से मैं आज हमारे मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर निशांत खरे का भावभीना हृदय से स्वागत करती हूँ। हमारा पूरा प्रांगण आज भाव विभोर है। हम अनुग्रहित हैं, हम गौरवान्वित हैं क्योंकि हमारी इस अतिथि वक्ता श्रृंखला जो हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रारंभ की है, उसमें आज अपने ज्ञानों से, ज्ञान के सागर से हमें अनुग्रहित करने एक ऐसी हस्ती, एक ऐसे व्यक्तित्व का आगमन हुआ है हमारे बीच में जो हमेशा मैंने देखा है पर्दे के पीछे रह के और अपने ज्ञान से, अपनी ऊर्जा से एक नई दिशा दिखाते हैं। मैं आपको निशांती बोलूँगी क्योंकि उम्र में आप बहुत छोटे हो। मेरा निशांत से प्रथम परिचय हुआ था जब मैं इंदौर आई थी पहली बार एमजे मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता के रूप में, और मैंने कोरोना काल में इनकी इतनी वृहद भूमिका देखी है एक प्लानर के रूप में, एक पॉलिसी मेकर के रूप में, और हमेशा बिहाइंड द कर्टन्स। मैं तब से इनके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ और मैं सोचती हूँ कि इस छोटे से लुकिंग पर्सन में कितना ज्ञान का भंडार है। तो मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ और हृदय से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे प्रांगण को आज उज्ज्वलित किया। और हम
आपके इस आज के व्याख्यान को बहुत भावुकता से और बहुत तत्परता से और बहुत संगीन रूप से सुनना चाहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। माननीय महोदय, एक शिक्षक, एक चिकित्सक, सभी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करने वाले, विश्वविद्यालय को नई दिशा देने वाले श्री अरबिंदो विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर आनंद मिश्रा से निवेदन करती हूँ कि वे आएं और आज के कार्यक्रम पर प्रकाश डालें। मंच आसीन मुख्य अतिथि निशांत जी, हमारे संस्था के आधार स्तंभ द्वय मैडम बोस, ज्योति बिंदल मैडम, डीन सर, प्रांगण में पधारे सभी संस्थाओं के प्राचार्य, डायरेक्टर महोदय, आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ जब मुझे ये कार्यक्रम का परिचय देने का दायित्व सौंपा गया। इस परिचय की शुरुआत मैं शहीद भगत सिंह जी के कुछ लफ्जों के साथ करना चाहूँगा। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। तो ऐसे थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जिनकी सोच हमेशा से देश के लिए थी। पर जब मैं आंख बंद करके स्वतंत्रता संग्राम के इस आंदोलन के बारे में सोचता हूं तो हमें सतही तौर पे कुछ फेमस आंदोलन जो रहे, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन, ये हम सभी को संभवतः सभी जानते हैं। पर वो 300 साल जो हमारे पराधीनता के थे, मुझे ऐसा लगता है कि हर हिंदुस्तानी ने एक स्वतंत्रता संग्राम लड़ा है, हर व्यक्ति ने एक संग्राम लड़ा है और उस संग्राम की शुरुआत हम सभी ये मानते हैं कि 1857 की लड़ाई से हुई है, जबकि इतिहास कुछ और कहता है। इतिहास का कहना है कि ये लड़ाई की शुरुआत तो और उसके काफ़ी पहले छोटे और बड़े स्तर पर हो चुकी थी। अगर हम प्लासी की लड़ाई की बात करें तो वो भी एक स्वतंत्रता का आंदोलन ही था, जिसके बाद अंग्रेजों ने पूरी तरह हम पर शासन शुरू कर दिया था। जब भी किसी देश पर कोई देश कब्जा करता है तो उसका सबसे पहला टारगेट होता है उसकी शिक्षा, उसकी संस्कृति, उसकी अर्थव्यवस्था। और अंग्रेजों ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो इन पर कोई कुठाराघात ना किया हो। उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को बदल दिया। हमारा देश जो शिक्षा के लिए दुनिया में जाना जाता है, अगर हम इतिहास पर गौर करें तो पुरातन काल में तक्षशिला नालंदा के विश्वविद्यालय इतने विश्वविख्यात थे कि फॉरेन से लोग पढ़ने के लिए हमारे यहाँ आया करते थे। आज हमारे यहाँ से बाहर ज्यादा जाते हैं। ये परिवर्तन एक अंग्रेजों की देन है। हमारी संस्कृति को तोड़ा गया, हमारे स्वाभिमान को तोड़ने की कोशिश की गई। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ क्रांतिकारी और आंदोलनकारी लोगों ने ही इसके लिए किया। मैं इसका सबसे पहला श्रेय उन क्रांतिकारियों के परिवार को देना चाहूंगा जिन्होंने अपने बच्चों को ये शिक्षा दी कि देश की क्या वैल्यू है, देश की क्या आवश्यकता है और देश की क्या इंपॉर्टेंस है। तो धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे संस्कार और शिक्षा दी। अब जब शिक्षा की बात आई है और शिक्षक होने के नाते शिक्षा से संबंधित बात करना भी मेरा कर्तव्य है, मैं आपको शिक्षकों में एक ऐसा उदाहरण देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी शिक्षा और अपने आत्मसम्मान को मनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ जगदीश चंद्र बोस जी की। जब वो फॉरेन से पढ़ के आए तो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने अप्लाई किया और उनको ये ऑफर किया गया कि भाई आपको अंग्रेजों से आधी तनख्वाह पे रखा जाएगा, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी, उन्होंने बोला मैं बिना पैसे के काम करूंगा। और 2 साल तक वो रिसर्च और शिक्षा में इतना योगदान देते रहे कि 2 साल के बाद अंग्रेजों ने ना सिर्फ उनको वो 2 साल की तनख्वाह दी, वरन उन्होंने अंग्रेजों के बराबर इक्वल तनख्वाह और एक समय के बाद उनसे ज्यादा तनख्वाह भी देना शुरू की। तो इस स्वतंत्रता संग्राम में अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका बहुत सारा ज्ञान अभी हमको है नहीं। उन्हीं में से मैं एक डॉक्टर के बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा। हम लोग डॉक्टर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। महेंद्र सरकार जी,
उस समय एलोपैथी डॉक्टर्स में इंडियंस को एलोपैथी डॉक्टर बनने नहीं दिया जाता था, पर वो इतने होनहार थे, इतने विशिष्ट थे कि उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और उन्होंने एलोपैथी प्रैक्टिस शुरू की। और मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा मैंने सुना और कहीं लिखा हुआ देखा है कि उस समय उनकी घर पे जाने की फीस 500 रुपये हुआ करती थी। सन 1857 के बाद की बात कर रहा हूँ, 1857 से 1880 के बीच में। पर एक किसी घटना के पश्चात उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने ये देखा कि हिंदुस्तानी लोगों को आगे बढ़ने के लिए, आगे शिक्षा के लिए, आगे विज्ञान की शिक्षा के लिए सभी जगहों पे ब्रेक लगा रखा है। तो उन्होंने स्थापना की थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ, मैं अगर नाम पूरा भूल रहा हूं, एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जो कि आपके हिंदुस्तान के सारे मायने हुए साइंटिस्ट अगर देखें तो उसी संस्था से निकले हुए थे। इस दौर में हम अपने व्यापारी समुदाय को भी नहीं भूल सकते। याद कीजिए, हिंदुस्तान में ताज होटल की स्थापना 1806 में जमशेदजी टाटा ने सिर्फ एक आत्मसम्मान के लिए की थी कि उनको हिंदुस्तानियों को विदेशों में होटल में रहने की जगह नहीं दी जाती। उसको देखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की। आज सुबह ही मैं दैनिक भास्कर पढ़ रहा था, तो उसमें एक दोषी जी व्यापारी थे जिन्होंने एक शिपिंग कारपोरेशन की स्थापना की। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस आज़ादी के योगदान में अनगिनत लोगों का योगदान है और उसके बारे में जिक्र करने के लिए आज हमारे बीच हमारे वक्ता हैं डॉक्टर निशांत खरे। मैं इनको बहुत निकटता से जानता हूँ, इनके साथ मैंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत काम भी किया है कोविड के समय में। एक बहुत ही सेंसिबल, समाज से भी विख्यात प्लास्टिक सर्जन है ये, और देश समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अब मंच उनके हवाले है और वो हम सभी को उन शख्सियतों से परिचय कराएं जिनके बारे में अभी हमने आज़ादी के आंदोलन में बहुत कुछ नहीं सुना है। जय हिंद। धन्यवाद। गर्व से कहो हम स्वतंत्र हैं, हमारे पास हमारा लोकतंत्र है। चलो याद करें उस स्वतंत्र लोकतंत्र की सुनी अनसुनी कहानियाँ कि खाली नहीं गई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियाँ। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर निशांत खरे जी को। कृपया वे मंच पर आएं और अपने विचार व्यक्त करें। यहाँ की हाइट ठीक है बहुत, अभी मैडम ने परिचय दिया ना, छोटे से दिखने वाले व्यक्ति। बहुत सारी जगह वो डायस की हाइट इतनी होती है कि मुझे एडजस्ट करना पड़ता है माइक को अपने सामने लाने के लिए। परम वंदनीय जगत जननी भारत माता, अभी सभागृह में उपस्थित कुछ वरिष्ठ शिक्षकगण, हम सभी, मेरे भी सभी टीचर्स ही हैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, सारा नई पीढ़ी में मैं देख रहा हूँ बैठे हुए। तो हम इतनी देर से बोर्ड लगा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आनंद जी ने एक थोड़ी सी भूमिका आपको दी कि आज़ादी के बारे में कुछ मिथक है, और मैं आज़ादी की जगह अब स्वराज, स्वतंत्रता या स्वाधीनता शब्द का प्रयोग करूँगा। तो ये जो स्वराज है, ये जो स्वतंत्रता है, ये जो स्वाधीनता है, इसको लेके बहुत सारे नैरेटिव्स हैं। सारी घटनाएं, सारे व्यक्तियों का जिक्र करना असंभव है, क्योंकि जैसा डॉक्टर मिश्रा ने अभी कहा, हर भारतीय जो उस समय शायद इस देश में जीवित था वो स्वतंत्रता सेनानी ही था, तभी हम इतनी बड़ी सेना को परास्त कर सकते थे। तो हर किसी का जिक्र करना तो असंभव है, लेकिन कुछ नैरेटिव्स का जिक्र करना जरूरी है। हम जो आज तक वर्षों तक सुनते आए हैं वो कितने सही हैं, इतिहास के, साक्ष्य के, एविडेंस के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उसमें कितनी सत्यता है। आप सब जो यहाँ बैठे हैं एक प्रकार की कहानियां सुनते पढ़ते हुए आए हैं। वो कुछ लोगों ने वो कहानियां गढ़ी, कुछ लोगों ने सुनी, कुछ लोगों ने पढ़ाई, और उसको पढ़कर ही हम बड़े हुए हैं। उन कहानियों में कितनी सत्यता है, अगले 25-30 मिनट में बस इसका ही परीक्षण करेंगे। तो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो गया, आपने सुना होगा एक कश्मीर की, अभी हम सारी कहानी सुनते हैं ना पीओके की, तो पीओके के ऊपर हमला हुआ, और जब हमला हुआ तो गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते से सारे जो कबीलियाई थे, और कबीलियाइयों के भेष में पाकिस्तानी सेना ही थी जो कश्मीर पर हमला कर रही थी। अब उस समय मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा तो थी नहीं, तो जो हॉटलाइन चला करती थी उससे दिल्ली संदेश आया,
दिल्ली संदेश रात में पहुंचा कि ऐसा ऐसा हमला शुरू हो गया है। भारत के जो उस समय तत्कालीन विदेश सचिव हुआ करते, रक्षा सचिव हुआ करते थे, उन्होंने वो संदेश लिया। संदेश लेकर वो रक्षा मंत्री के पास में दौड़े। रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और इन सब से चर्चा हुई और फिर नेहरू जी तक संदेश पहुंचाया गया कि हमला हो गया है। अब रात का समय था, उस समय कुछ तुरंत करना संभव नहीं था। कहा कि सुबह देखेंगे। हमला हुआ। उस हमले की कीमत पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में हम आज तक चुका रहे हैं। लेकिन वो हमला होने के बहुत साल बाद वो जो रक्षा सचिव थे, उनने किताब लिखी। और जब किताब लिखी तो जैसे किताब का एक फॉरवर्ड लिखते हैं, किताब के आगे 4-6 लाइन लिखते हैं, वो लाइनें लिखी और उस 4-6 लाइनों का सारांश ये था, अ नेशन दैट फॉरगेट्स इट्स हिस्ट्री कैन नेवर बी सेफ। ऐसा देश जो अपना इतिहास भूल जाता है वो कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। स्वतंत्रता और स्वाधीनता में अंतर है, स्वराज में अंतर है। राज मतलब राज एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया तो हमको स्वराज मिल गया। पर स्वतंत्रता तो तब मिलेगी जब वो तंत्र हमारा हो, हम जैसा चाहे उसे तोड़ सकें, मोड़ सकें, मरोड़ सकें, जैसा चाहे नैरेटिव खड़ा कर सकें। तो मुझे लगता है अभी भी हम स्वतंत्रता से बहुत दूर हैं। स्वराज तो हमको विभाजन की कीमत चुका कर मिली। अब ये सारी स्वतंत्रता की लड़ाई कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट थी। और मैं फिर यहाँ पहले करेक्ट करूंगा, जब हम कहते हैं कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट थी तो सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं, मैं मुगलों का इतिहास अभी छोड़ देता हूँ, तो शुरुआत पुर्तगालियों से हुई। पोर्चुगीज, स्पेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश, हंगेरियन और फिर ब्रिटिश, ये वो क्रम था जिसमें ये धीरे धीरे कर आते रहे, हम पर हमला करते रहे। और सारी जो लड़ाई हुई, सारी जो लड़ाई चली, वो इन्हीं के विरोध में ही चली। अब अभी मैंने आनंद जी, मैं थोड़ा आपको भी करेक्ट करूंगा, तो 2 नैरेटिव सुने। 1857 को हम भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम के रूप में करते हैं, और इससे पीछे हम कितनी भी नजर दौड़ा रहे तो 1757 यानी उससे ठीक 100 साल पहले का पलासी का युद्ध, इसके पीछे नजर नहीं जाती। लेकिन अब जब हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे, पूरी कॉलोनी थी, पूरा एक कॉलोनियल माइंडसेट था जो भारत पे हमला करके भारत को तोड़ना चाहता था, तो फिर उसका इतिहास देखना पड़ेगा। और ये इतिहास शुरू होगा 1498 से 1498 से। हम सब ने पढ़ा है कि वास्को ड गामा ने भारत को ढूंढा। अब ये भारत को ढूंढा तो ऐसे बताते हैं जैसे भारत कहीं छुपा हुआ था कि किसी को पता ही नहीं है और कोई आदमी उसे ढूंढने के लिए निकला था, तो ऐसा तो था नहीं। वास्को ड गामा ने भारत का एक तरफ का सी रूट ढूंढा। और वास्को ड गामा जब यहाँ आया, वास्को ड गामा जब केरल में उतरा, तो केरल में उसके साथ नेवल शिप्स थी। नेवल शिप्स में बड़ी सारी सेना थी। ऐसा कहते हैं कि लगभग 127 जहाजों में सेना थी उसके साथ में। और ये कहा जाता है कि इसके 1/3 मतलब लगभग 40 जहाजों में प्रीस्ट्स थे जो कि वहां पोर्चुगल से आए थे। और इसीलिए फिर ये बात, ये सत्यता कहीं ना कहीं स्थापित होती कि सिर्फ भारत पे ट्रेड के लिए हमला करना यही आवश्यक नहीं था, या यही प्लान नहीं था। भारत को कॉलोनाइज करके भारत का जो स्व है, स्वतंत्रता में जो स्व, जो हम है, उस हम को परिवर्तित कर देना, यही इच्छा थी। लेकिन अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती और कहानी यहाँ शुरू भी नहीं होती। 1498 में जब वास्को ड गामा पहुंचा, उसकी भी कहानी है। वो कहानी 4 साल पहले की है, 1494 की। 1494 में एक स्पेन में एक छोटा सा शहर है, आप गूगल करके देखिएगा, स्पेन में एक छोटा सा शहर है, उस शहर का नाम है टॉडिसन। तो टॉडिसन में एक मीटिंग हुई। तब ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो ठीक पनप रहा था, परंतु बहुत बड़ा नहीं था, यूरोप में ही अपनी जगह तलाश रहा था। जो 2 बड़े क्रिश्चियन एम्पायर्स उस समय थे, वो एक स्पेन था और दूसरा पोर्चुगल था। 1494 में टॉडिसन में एक संधि, एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में स्पेन और पोर्चुगल के राजा बैठे, और स्पेन और पोर्चुगल की राजा के बीच में मध्यस्थता जो कर रहे थे, मध्यस्थता पोप कर रहे थे वेटिकन में। तो उन्होंने वो मीटिंग ली। मीटिंग लेकर, जैसे कि पूरा विश्व कोई फ्लैग तश्तरी हो, सारे पे अधिकार उनका ही हो, उनने दोनों को बिठाकर कहा, स्पेन को कहा कि तुम वेस्ट में जाओ, सारा वेस्ट तुम्हारा है। पोर्चुगल को कहा तुम ईस्ट में जाओ, सारा ईस्ट तुम्हारा है। उनको ये कल्पना थी नहीं कि धरती गोल है, वो फ्लैट माना करते थे। अब वो ये भूल गए कि जब ईस्ट और वेस्ट जाएंगे तो कहीं जाकर तो मिल जाएंगे। कहीं जाकर तो ईस्ट, जब गोल है कोई चीज, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ जब चलेगा तो कहीं जाकर तो मिलेगा। अब थोड़े दिन ईस्ट वेस्ट की तरफ स्पेन बढ़ता गया, तो आप देखोगे तो पूरा अमेरिकन सबकॉन्टिनेंट जो है, साउथ अमेरिका, वहां स्पेन प्रमुख भाषा है, स्पेनिश प्रमुख भाषा है, मैक्सिको सब तरफ स्पेन पहुंचा और ईस्ट की तरफ चलना शुरू करा पोर्चुगल ने।
लेकिन एक समय बीच में जाकर रुक गए। भारत में ब्रिटिश कैसे आई ये इसका इतिहास मैं बता रहा हूं। एक समय बीच में जाकर रुक गए। अब रुक गए तो उनका झगड़ा शुरू हो गया, लड़ना शुरू कर दिया। जब लड़ना शुरू करा तो पोर्चुगल हारने लगा और स्पेन जीतने लगा। तो पोर्चुगल ने मदद मांगी। मदद किससे मांगी? मदद मांगी इंग्लैंड से। और उस समय मदद का तरीका क्या हुआ करता था? तो विवाह के संबंध स्थापित कर दिया जाता थे। तो पोर्चुगल की राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन, और ब्रिटेन के राजकुमार थे जिनका नाम था उस समय चार्ल्स। तो कैथरीन और चार्ल्स की शादी कर दी गई। ब्रिटिश सेना ने पोर्चुगल सेना को अपना सहयोग देना प्रारंभ कर दिया गया, और डाउरी या दहेज के रूप में पोर्चुगल ने ब्रिटेन को भारत दे दिया। बॉम्बे का पोर्ट और बॉम्बे के आसपास के इलाके में पोर्चुगल ने ये कहा कि साउथ केरल के पास तो हम ही अपने जहाज उतारा करेंगे, लेकिन ये मुंबई के आसपास के जितने पोर्ट्स हैं यहाँ तुम अपने जहाज उतार सकते हो, ये तुमको दहेज दिया गया। ऐसे कर कर वो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। बहुत सारे जो स्वतंत्रता को लेकर नैरेटिव चलते हैं, कुछ विद्वान लोग हमको ये भी बताते हैं कि साहब भारत तो भारत था ही नहीं, इंडिया नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वो तो ब्रिटिशर्स आए, उनने हमको कॉलोनाइज करा और इंडिया को इंडिया बनाकर चले गए। नहीं तो इसके पहले क्या था? ये मगध, चोल, वोल टाइप के बहुत सारे साम्राज्य थे जो लड़ते रहते थे। एक बड़ी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बाद में आकर पूछोगे तो नाम बताऊंगा, एक बड़ी पत्रकार है, वो कारगिल वारगिल की रिपोर्टिंग के समय से बड़ी उनकी ख्याति थी, एक डेफिनेट आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं। उनने एक ट्वीट करा, ये ट्वीट जाकर आप गूगल करिएगा, और उसमें एक जवाब मैंने पढ़ा, वो जवाब बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। उनने ये कहा कि भाई हम ब्रिटेन के खिलाफ इतना जहर उगलते हैं, लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि इस डिवाइडेड इंडिया को इंडिया का स्वरूप ब्रिटिशर्स ने हमको लाकर दिया। अदरवाइज इंडिया वाज नथिंग बट अ मास ऑफ लैंड बिटवीन बर्मा एंड अफगानिस्तान। मतलब बर्मा और अफगानिस्तान के बीच का एक भूभाग था, यानी 500, 700, 1000 साल पहले बर्मा था, अफगानिस्तान था, भारत नहीं था। ये उनके ट्वीट का अर्थ था, तात्पर्य था। नीचे वो आजकल ट्वीट पे लोग जवाब देते हैं, तो एक सज्जन ने जवाब दिया, मैडम यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज व्हाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इनिशियली नोन एज ब्रिटिश ईस्ट मास ऑफ लैंड बिटवीन बर्मा एंड अफगानिस्तान कंपनी। तो ऐसा तो नहीं था। जब नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखे गया तो इंडिया कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता था, भारत कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता था। ये वो माइंडसेट है, वो कॉलोनियल माइंडसेट है। आपके दिमाग में फैलाया गया प्रदूषण, आपको ये जताई गई बात कि तुम धोती पहनते हो तो खराब है, वो नहीं सूट बूट पहनोगे तो ही अच्छा है, तुम्हारी भाषा खराब है, तुम्हारा विज्ञान खराब है, तुम्हारा खाने का तरीका खराब है, तुम्हारा रहने सहने का तरीका खराब है। और इसलिए हम ग्वालियर में 51 डिग्री टेम्परेचर में अभी भी दोपहर में शादी करने जब निकलते हैं तो 3 पीस सूट में टाई लगा कर निकलते हैं। ये कॉलोनियल माइंडसेट है। अब जब ये तो पोर्चुगल, ब्रिटेन और स्पेन के आने की कहानी थी, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो बताया गया ना कि 1857 या उसके पहले 1757 में स्वतंत्रता संघ, और आपने तो आनंद जी 1857 बहुत बड़ा, और 1757 तक पहुंचा के आधी इनको समाधि। एक पूरे लोगों ने तो यही नैरेटिव चलाया कि 1885 में जब तब की जो कांग्रेस थी, कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं, उस समय जो स्थापित की गई थी ह्यूम्स द्वारा, 1885 में जब बनी तो चूंकि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम थी तभी नेशनहुड की फीलिंग आई, तभी लोगों ने लड़ना शुरू करा। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, स्थापना करने वाले सज्जन का नाम था ए.ओ. ह्यूम्स, और ए.ओ. ह्यूम्स ने उस समय जो भारत पे राज करने वाले वाइसरॉय थे उनको एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में वाइसरॉय ने उनसे पूछा कि आप ये क्या खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए.ओ. ह्यूम्स का जवाब था, I am trying to create a safety valve in 1857 की लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में मैं एक सेफ्टी वॉल्व बनाना चाह रहा हूं कि वो क्रांतियां नहीं खड़ी होने देगी, वो कहीं ना कहीं दिमाग के खेल में चीजों को उलझा कर रखेगी। तो हमें तो ये बताया गया कि 1885 के पहले कोई स्वाधीनता का संग्राम हुआ ही नहीं। तो 1885 के पहले जितने राजा लड़े, जो अंग्रेजों से लड़े, वो किसी काम के नहीं थे। 57 की जो क्रांति हुई वो किसी काम की नहीं थी। आप यहाँ पहुंच, भानगढ़ में आंदोलन हुआ, वो किसी काम का नहीं था। मालवा का इतिहास उठा के देख लेंगे तो टंट्या मामा, भीमा नायक, खाजा नायक, जिनने शायद अंग्रेजों के उस समय नाकों चने चबवा दिए थे, जबकि बिना किसी हथियार के जंगल से निकाली हुई चीजों के, ये स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, क्योंकि सारा स्वतंत्रता संग्राम तो 85 के बाद शुरू हुआ। सच्चाई यह है कि जिस समय से कॉलोनीज भारत में घुसने लगी थी, स्वतंत्रता का संग्राम शुरू हो गया था। 1498 में जब वास्को ड गामा भारत पहुंचा तो उस समय केरल के राजा सुमिरन थे, और राजा सुमिरन ने जैसे ही 3-4 महीने में समझना शुरू करा कि इनका एजेंडा कुछ और है, तो पहला युद्ध
पोर्चुगल की सेना से 1498 में उनके आने के मात्र 3 साल बाद खड़ा हो गया था। पोर्चुगल बहुत सारा पैसा लेकर आया था, तो एक उल्लाल करके किंगडम था, उससे लगा हुआ सुमेरन से। उल्लाल किंगडम में जो राजा था उस राजा को खरीद लिया। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक ये भी नैरेटिव चलाया गया कि स्वतंत्रता संग्राम प्रीडोमिनेंटली मेल ओरिएंटेड संग्राम था। आप जितने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पढ़ते हैं तो वो 2-4 नाम आप अगर छोड़ दें तो शायद आप बहुत ज्यादा महिलाओं के नाम नहीं पढ़ते हैं उसमें, क्योंकि पढ़ा तो 70 साल का ही गया ना, 70 साल के पहले का तो गायब हो गया। तो उल्लाल किंगडम में जब पहुंचे तो उल्लाल के जो राजा थे उससे पोर्चुगल ने संधि कर दी और उल्लाल के राजा को पोर्चुगल ने पैसे खिला दिए। उल्लाल के राजा जो हैं वो पोर्चुगल की पुर्तगाल की सारी चीजें मानने को तैयार हो गए। उल्लाल की रानी हुआ करती थी, उनका नाम था रानी अबक्का। रानी अबक्का ने मानने से इनकार कर दिया। रानी अबक्का ने युद्ध लड़ने की ठानी। रानी अबक्का ने युद्ध लड़ा और युद्ध सिर्फ पुर्तगाल के खिलाफ नहीं लड़ा, अपने पति के खिलाफ भी लड़ा। रानी अबक्का ने 7000 की एक सेना खड़ी करी और उस 7000 की सेना में से 6300 यानी 700 को छोड़कर 6300 महिलाएं थी। वो महिलाओं ने युद्ध लड़ा, राजा को भी हराया, पोर्चुगल को भी हराया। और जब रानी अबक्का से पूछा गया कि ये तो आपके पत्नी धर्म के खिलाफ है, तो उनका उत्तर था ये पत्नी धर्म के खिलाफ जरूर हो सकता है परंतु राष्ट्र धर्म के साथ में। तो ये रानी अबक्का पहली रानी जिन्होंने की लड़ा के कर्नाटक आप देखेंगे तो कर्नाटक को लीड करने वाली रानी चेन्नम्मा थी। बहुत सारे जो इनिशियल स्ट्रगल था, चूंकि आए ये साउथ से थे, एक ये भी नैरेटिव चलाते हैं। ज्यादातर आप पढ़ोगे तो ये पढ़ाया गया कि स्वतंत्रता संग्राम विंध्य के ऊपर का संग्राम था, नॉर्थ इंडियन संग्राम था। शुरुआती पूरी लड़ाई केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में यहीं पर ही केंद्रित थी। शिवगंगा, ट्रावनकोर, उल्लाल, ये छोटे छोटे राज्य थे जो संघर्ष कर रहे थे और सभी कहीं ना कहीं उस बृहद भारत का ही हिस्सा थे। फिर इसके बाद कुछ समय तक संघर्ष चलता रहा। 1757 की पलासी के युद्ध के बारे में बताया जाता है। अब ये बहुत बड़ा मजेदार है सुनने में जब आप इसे इतिहास और साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने लगते हैं। तो बताया गया कि भाई पहला युद्ध जो है वो 1757 का है और इसलिए पहला जो स्वतंत्रता सेनानी है जिसने युद्ध जाकर लड़ा वो सिराजुद्दौला है। अब आप पलासी के युद्ध की जाके हिस्ट्री निकालिए तो पलासी का युद्ध कितनी देर चला, आप अपने मन में सोचो, कोई भी एक गेस कर लो। तो पलासी का युद्ध जो कि सिराजुद्दौला की सेना और ब्रिटिश सेना के बीच में चला वो 11 घंटे का युद्ध था और उसके 1 घंटे के बाद सिराजुद्दौला अपना काफी सारा धन और अपनी रानियां वो इकट्ठा करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ भाग गए थे। उससे 16 साल पहले डच नेवी जो है, डच नेवी ने एक बड़ा हमला केरल पे करा। केरल का ट्रावनकोर नाम का एक छोटा सा राज्य था जहाँ के राजा वीर राजा मार्तंडेय वर्मा थे, जिनको आप शायद पद्मनाभ स्वामी मंदिर को स्थापित करने के रूप में जानते हैं। उनके पास कोई नेवी नहीं थी और उस जमाने में माना जाता था, जैसे आजकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को मानते हैं ना, तब ये मानते थे कि जिसके पास नेवल पावर है, क्योंकि नेवल पावर कैसी है अब आप समझो कि आपको जमीन पे उतरना ही नहीं पड़ेगा, आप समुद्र से थोड़ी दूर से अपने तीर कमान गोले दागते रहोगे तो आपको जमीन के जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो होंगे ही नहीं, कि ऊंचाई नीचाई टेरेन, इससे कोई मतलब नहीं है। डच की नेवी उस समय दुनिया की सबसे बड़ी नेवी थी, लेकिन डच की नेवी को धूल चटाने वाले पहले राजा मार्तंडेय वर्मा थे और ऐसा माना जाता है कि राजा मार्तंडेय वर्मा से ये जो युद्ध था, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द डच एम्पायर। जो डच एम्पायर था इसके खत्म होने की शुरुआत इस युद्ध से हुई थी और ये पलासी के युद्ध के 16 साल पहले का है। सन्यासियों का आंदोलन, मालवा क्षेत्र में वनवासियों का आंदोलन, कोरकू में चलने वाला आंदोलन, सिखों का आंदोलन, जाटों का आंदोलन, बंगाल में एक कल्चरल आंदोलन, ये सब वो थे जो 1857 से कई साल पहले जब किसी रूलर ने हमला करा, जब किसी ने भारत को कॉलोनाइज करने की कोशिश करी, ये हमले शुरू हो गए थे। लेकिन ब्रिटिशर्स इन सबसे अलग थे। ब्रिटिशर्स कुछ चीज समझ गए थे और वो चीज का प्रभाव आप और हम आज तक देख रहे हैं। लगभग 100 साल करीब ब्रिटिशर्स को यहाँ पर हमला करे हो गए थे और लेकिन अपना एम्पायर जमा नहीं पा रहे थे। तो जैसे आजकल आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ना, ब्रिटिश का एक अधिकारी थे जिनका नाम था थॉमस बार्डिंगटन मैकॉले। तो थॉमस बार्डिंगटन मैकॉले को कहा गया, टीबी मैकॉले को, कि आप भारत जाइए, जरा अध्ययन करिए, घूमिए और हमको बताइए क्या करना है यहाँ पे।
तो टीबी मैकॉले जो है उन्होंने भारत का अध्ययन करा, जाकर क्वीन को अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि अगर हमने भारत पर राज करना है तो सेना से नहीं होगा, शस्त्रों से नहीं होगा, हमने अगर मारना है तो भारत की आत्मा को मारना पड़ेगा जो आत्मा धर्म है, और अगर इसे मारने का कुछ तरीका अपनाना है तो हमने भारत की शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। उनके मन में इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करना होगा कि तुम जो हो वो पिछड़े हुए हो, तुमको तो सभ्यता सिखाने एक करने हम ही आए हैं और कोई नहीं आया, तो ही हम भारत पे हम भारत पे राज कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो हम बार बार सुनते हैं, भारत की रेल सेवा। ये सबको बताया गया कि अरे वो तो ब्रिटिशर्स आए थे इसलिए ट्रेनें चला के चले गए, नहीं तो तुम्हारे पूर्वज कहां से ट्रेन चला पाते। अब उनने ट्रेन क्यों चलाई थी? आपकी भलाई के लिए। वो ये जानते थे कि इंदौर से हमको खंडवा तक एक रेल लाइन बिछानी पड़ेगी, जिसके लिए आज भी इंदौर संघर्ष कर रहा है, और इसीलिए हमको रेल लाइन बिछानी है यहाँ पर। तो जब वो आए 1761 से 1761 से एक सर्वे प्रारंभ करा, और ये दुनिया के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा सर्वे है जो 72 साल तक चला। 1761 से 1833 तक एक सर्वे चला जो ब्रिटिशर्स द्वारा चलाया गया। वो सर्वे क्या था? वो हमारे आपके पूर्वजों की जानकारी नहीं चाहते थे, वो ये जानते थे, वो ये जानना चाहते थे कि बस्तर में क्या छुपा है, बोकारो में क्या छुपा है, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है, पन्ना में हीरे कहाँ पर मिलते हैं, ये जो संसाधन है, जो संपदा है, ये कहाँ पर है। इसका एक सर्वे 72 साल तक करा गया, और रेल इसलिए बिछाई गई थी क्योंकि ये जो संसाधन थे उन्हें ढूंढना था, उनको ट्रांसपोर्ट करना था और फिर पोर्ट से ले जाकर अपने देशों में लेकर जाना था। वो रेल आपकी और हमारी सेवा के लिए नहीं थी, वो तो सिर्फ फिर वही नैरेटिव घुमाया गया और हमको ये बता दिया गया कि रेल इसलिए चलाई क्योंकि वो आपका डेवलपमेंट करना चाहते थे। ये पूरा एक तरीके का देखेंगे तो हिस्टोरिकल कॉन्स्पिरेसी है। आप में से किसी को इंटरेस्ट है तो आप मुझसे बाद में बात करिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री कैसे लिखी गई, ये भी बड़ा मजेदार सा है। जब स्वतंत्र हो जाने के बाद या स्वाधीन हो जाने के बाद जब हिस्ट्री लिखी जानी थी, तो हिस्ट्री लिखने की कमिटी के पहले अध्यक्ष थे आरसी मजूमदार। परंतु आरसी मजूमदार बहुत ही राष्ट्रवादी व्यक्तित्व थे, और नेहरू जी ने भी उस समय जो भारत एक खोज लिखा उसमें उन्होंने एक ठीक प्रकार का भारत का इतिहास लिखा था। आरसी मजूमदार, आरजी प्रधान और पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 हिस्टोरियन थे जो कि उस समय के प्रमुख राष्ट्रवादी हिस्टोरियन थे, और 7 की कमिटी में 3 के मेंबर ये थे। परंतु धीरे धीरे कर एक टिपिकल लेफ्टिस्ट लीनिंग के कारण इन तीनों को हटा दिया गया। फिर जो हिस्ट्री लिखी गई और जो आपको और हमको पढ़ाई गई, उसके रचयिता रोमिला थापर, बिपिन चंद्र, एस गोपाल, इरफान हबीब, आर एस शर्मा, डी.एन. झा, सूरज भान, अख्तर अली, ऐसे न जाने कितने सारे लोग हैं जिन्होंने उस हिस्ट्री को टिपिकल एक लीनिंग से लिखा। यही बताया गया कि आप तो जाति में ही बटे थे, यही बताया गया कि आप तो भाषाओं में ही बटे थे, यही बताया गया कि आपके यहाँ तो महिलाओं का कोई सम्मान नहीं था। ऐसी जगह से आने वाले लोग जहां महिला को सिर्फ पुरुष के उपयोग की चीज बताते थे, वो यहाँ आकर हमें महिलाओं के सम्मान की शिक्षा दे रहे थे। जिस देश में विद्या की देवी होती है, विद्या का देवता नहीं होता, जिस देश में धन की देवी होती है, धन का कोई देवता नहीं होता, कुबेर खजांची मात्र है, और जिस देश में शक्ति की भी देवी होती, शक्ति का कोई देवता नहीं होता, वहां पर भी महिला के सम्मान की। जैसा आपने बताया, स्वतंत्रता का आंदोलन सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ा गया, सिर्फ कपड़े जलाकर नहीं लड़ा गया, सिर्फ चीजें फेंककर एक स्वदेशी का आंदोलन लड़ाकर नहीं लड़ा गया, लिटरेचर पे भी लड़ा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको हम लिटरेचर के फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं, लेकिन इनको सिर्फ नोबेल लॉरिएट तक बताकर सीमित कर दिया गया, इनके बारे में आगे कोई जानकारी नहीं दी गई। आपने उद्योग की चर्चा करी। जमशेदजी टाटा ने जब उद्योग स्थापित करना शुरू करा तो वो एक तरीके से उद्योगों का फ्रीडम स्ट्रगल था, लेकिन उनको भी सिर्फ एक कैपिटलिस्ट के रूप में परिभाषित कर दिया गया, क्योंकि अगर वो भी परिभाषित हो जाते तो शायद कुछ लोग जो क्रेडिट ले सकते थे उनके हाथ से क्रेडिट बच जाता। एजुकेशन में भी युद्ध लड़ा गया। महामना, जिनको हम जानते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, वो एजुकेशन के फ्रीडम फाइटर थे। हर फ्रीडम फाइटर जो होता है उसको आकर हम कहते हैं ना, देश सेवा के लिए आपको सीमा पर जाकर गोली खाने की जरूरत नहीं होती, लड़ाइयां बहुत आयामों पर लड़ी जा सकती हैं, और जब हमला इन सारे आयामों पर था तो इन सारे आयामों पर मुकाबला भी होना था। ये सारे प्रकार के विरोध आंदोलन जिस दिन से भारत पर हमला हुआ उस दिन से चलते रहे। तो हम जब अमृत महोत्सव मनाने बैठे हैं तो हमें ये समझना आवश्यक है कि स्वतंत्रता का इतिहास सिर्फ 1885 से 1947 पर खत्म हुआ, भारत विभाजन का इतिहास नहीं है। वो तब से शुरू हो जाता है जब से भारत में पहले विदेशी ने पैर रखा था, और आज तक चल रहा है। और जब तक हम भारत को अखंड नहीं बना लेते, स्वाधीनता को स्वतंत्रता में नहीं बदल लेते, शायद तब तक चलता रहेगा। एक
डाइकोटमी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि दो चीजों के बीच में हम अगर अंतर कर लेंगे तो शायद विषय समाप्त हो जाएगा। हमको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको तोड़ा गया और क्यों आज फिर पूरे विश्वास के साथ खड़े होना आवश्यक है। तो 85 में कांग्रेस की स्थापना के बाद धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स ये समझने लगे थे कि जब तक हम इनमें धर्म जाति के आधार पर डिवाइड करके फाड़ना नहीं शुरू करेंगे तब तक हम राज नहीं कर पाएंगे। और उसका जो पहला एक्सपेरिमेंट करा वो पहला एक्सपेरिमेंट 1905 में उन्होंने बंग भंग आंदोलन के रूप में करा। अब वो सरल सी चीज क्या थी, तो 1905 में ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो वेस्टर्न बंगाल है जिसको हम अभी वेस्ट बंगाल कहते हैं वो प्रीडोमिनेंटली हिंदू डोमिनेटेड है और जो ईस्टर्न बंगाल है जो अभी बांग्लादेश हो गया ये मुस्लिम डोमिनेटेड है। तो बंगाल को हिंदू और मुस्लिम के आधार पर डिवाइड कर दिया जाए। उस समय जो यूनिफाइड बंगाल था उसके नवाब हुआ करते थे जो मुस्लिम थे जबकि मेजॉरिटी हिंदू हुआ करती थी उस समय। जैसे ही 1905 में कहा गया तो अकेला बंगाल नहीं पूरा भारत इस धर्म आधारित विभाजन के खिलाफ खड़ा हुआ। सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु में रहते थे। तमिलनाडु से आकर काली के सामने मां काली के सामने उपासना करके प्रतिज्ञा लेके भगनी निवेदिता से मिलकर गए और तमिलनाडु में जाकर वंदे मातरम आंदोलन के नाम से इस आंदोलन को खड़ा करा जो बंगाल विभाजन के विरोध में था। 1905 में जब कोई नेता नहीं था, गांधी जी भारत आए भी नहीं थे, भारत के पास कोई ऐसे नेता नहीं थे जिनको बाद में ये कह दिया गया कि इन्हीं ने ही यूनिफाई करा पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को। उसके बावजूद 1905 से लेकर 1911 तक पूरा भारत वंदे मातरम आंदोलन के नाम से, भारत माता की जय आंदोलन के नाम से, अन्य अन्य प्रकार के नाम से इसका विरोध करता रहा और अंततः 1905 में बंग भंग प्रस्ताव लाने के बावजूद भी 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसको वापस लेना पड़ा। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम की रचना करी उनका कहा गया वंदे मातरम पूरे भारत में गूंजता था, भाषाओं में अनुवाद करके गूंजता था और हिंदू मुस्लिम सब उसे वंदे मातरम के नाम से ही कहा करते थे। अबिंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने कि भारत माता की हम जो वो चित्र देखते हैं ना, आपने शायद देखा होगा जो योगिनी के रूप में जो उनका चित्र है वो उनका बनाया हुआ है, वो चित्र पूरे भारत में लगाया गया था। उसको सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं था, किसी धर्म विशेष किसी जाति तक सीमित नहीं था, वो सब जगह लगाया गया। और ऐसे करके एक यूनिफाइड इंडिया ने, एक यूनिफाइड भारत ने 1905 से 1911 तक विरोध करा और बंग भंग आंदोलन वापस करा। लेकिन जिस भारत ने 5 में बंगाल का विभाजन नहीं होने दिया उसने 47 में भारत का विभाजन कैसे स्वीकार कर लिया, बस इतना समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारी समस्या कहां है। जब ब्रिटिश ये नहीं कर पाए तो 1909 में वो एक पैक्ट, एक प्रस्ताव लेकर आए जिसको मार्ले मिंटो प्रस्ताव कहते हैं। वो मार्ले मिंटो प्रस्ताव क्या था कि उन्होंने ये कहना शुरू करा कि मैं अरबिंदो का सेंसस कराऊंगा। अरबिंदो में मान लीजिए 70 हिंदू है, 30 मुसलमान है, तो अरबिंदो में 10 सीट बनेंगी। वो 10 सीट से चुनकर लोग आएंगे, 7 हिंदू चुनेंगे, 3 मुस्लिम चुनेंगे। यानी रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, रिप्रेजेंटेशन के आधार पर कि किस कम्युनिटी का कितना रिप्रेजेंटेशन है, उस आधार पर हम सांसद विधायक जो भी आप उसको मान लो वो चुनना शुरू करेंगे। 1909 से उसका विरोध प्रारंभ हुआ। विरोध में जो पहली चिट्ठी लिखी गई वो मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखी थी। जिन्ना ने चिट्ठी लिखकर विरोध करा इस चीज का कि हम मार्ले मिंटो प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते। परंतु जैसा भी समय का पहिया घुमा हो, कुछ लोगों की इसमें भूमिकाएं रही। कुछ लोग सिर्फ चूंकि एक रखना चाहते थे इसलिए एक हो गए, कुछ लोगों की भूमिका संदेहास्पद भी थी। लेकिन 1919 में लखनऊ पैक्ट के तहत तब का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसने उस मार्ले मिंटो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वो पहला बीज था जो एक पढ़ना शुरू हुआ कि हिंदू भारत और मुस्लिम भारत ये कोई अलग अलग चीज भी हो सकती है। जलियांवाला बाग जैसा जो नरसंहार था और इसके बहुत पहले राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर भानगढ़ का इतिहास मुझे नहीं लगता कोई जानता होगा, पर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह कौन थे, उन्होंने क्या करा, ये जानना चाहिए। इस तरीके की यातनाएं करनी प्रारंभ करी, इकोनॉमिकली भारत को आइसोलेट करना प्रारंभ करा। और सबसे मुख्य चीज यह है कि ब्रिटिशर्स ने ही कुछ लोगों को भारत का सर्वमान्य लीडर बनाया और फिर उस लीडरशिप को कमजोर करना प्रारंभ करा। कांग्रेस का जो 1945 का अधिवेशन था जब विभाजन पर चर्चा होनी थी, रिकॉर्डेड है, ये आप आज जाकर RTI लगाकर निकाल सकते हैं। उसमें एक बहुत प्रमुख नेता ने कहा, वी आर टायर्ड एंड एजेड नाउ, वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट ब्रिटिशर्स आर सेइंग। हम बूढ़े हो गए, हम थक गए हैं, इसलिए हमको जो ब्रिटिशर कह रहे हैं कि विभाजन होना चाहिए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी विभाजन स्वीकार करने का कारण यह था कि कुछ लोग बूढ़े हो गए थे और कुछ लोग थक गए थे।
कुल मिलाकर 11 में जो पूरा भारत अपने स्व को पहचानता हुआ, ये मानता हुआ कि हाँ भारत माता सबकी माता है, हाँ ये वंदे मातरम हम सब का नारा है, हाँ ये बंगाल हम सब का हिस्सा है, ये सिर्फ बंगाल का हिस्सा नहीं है, जो पूरा भारत एक हो सकता था उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वराज में जो स्व का उल्लेख है उस स्व को कमजोर कर दिया गया, और वो स्व का कमजोर होना ही ये कारण है कि हमने विभाजन स्वीकार करा। बहुत सारी बातें होती हैं, हम भारत को अखंड बनाने की चर्चा करते हैं कि जैसा भारत पहले था वैसा भारत बन जाएगा, तो कैसे बनेगा? तो शायद इस स्व को रियलाइज कर इस स्व को ढूंढकर ही बनेगा। समय का पहिया धीरे धीरे घूम रहा है, हम धीरे धीरे अपनी स्थितियां परिवर्तित करने लगे हैं। हमने देखा है कि आज से 15-20 साल पहले जब हम पर हमले हो जाते थे तो हम अपने दुश्मन को क्या प्रतिक्रिया देते थे, पाकिस्तान को क्या प्रतिक्रिया देते थे? तो हम पर हमला होता था और हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया ये आती थी कि अब तुमसे क्रिकेट की सीरीज नहीं खेलेंगे। पर अब हम ये देखने लगे हैं कि अब हम उनको ये संदेश स्पष्ट रूप से देते हैं कि तुम अगर युद्ध चाहोगे तो हम युद्ध करेंगे, तो युद्ध होगा, पर युद्ध ट्रेनों में नहीं होगा, युद्ध होटलों में नहीं होगा, युद्ध सड़कों पर नहीं होगा, युद्ध सिर्फ कश्मीर की घाटियों में नहीं होगा। अब जरूरत पड़ेगी तो युद्ध सीमा पार कर भी होगा, और जब जैसी जरूरत पड़ेगी तब वैसा युद्ध होगा। ये जो रियलाइजेशन है ये अपने स्व का रियलाइजेशन है। आपको जितने लोग बताते रहे हों कि ब्रिटिशर्स ने भारत को एक करके भारत को भारत बना दिया, आज के बाद उनसे प्रश्न पूछना प्रारंभ करिए कि अगर उनने भारत को भारत बनाया तो फिर रामायण महाभारत जहां रची गई वो कहाँ की थी, वो कौन थे? आपको जितने लोग ये बताते हैं कि हमको ये सभ्यता के संस्कार ब्रिटिशर्स ने दिए हैं या वो हमको सिखा कर गए हैं, तो उनसे पूछिएगा कि 1000 साल पहले भारत में सभ्यता का क्या स्टेटस था और ये पूरा यूरोप किस प्रकार की सभ्यता का पालन किया करता था। आपको जितने लोग ये सिखाते हैं या ये कहते हैं कि भारत का इतिहास सिर्फ पिछले 75 साल का इतिहास है, उनको ये बताइएगा कि ये 75 साल तो हमने सिर्फ इसमें बिताए हैं कि हम ये याद कर सके कि उसके पहले के 7500 साल का हमारा इतिहास क्या था, और हम सब मिलकर ये ठान सकें कि अपने उस 5000-7000 साल के इतिहास को दुनिया में फिर स्थापित कर पाएंगे। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व शक्ति बनेगा, भारत सुपर पावर बनेगा। ये मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं, ये होना निश्चित है, और आप और हम प्रयत्न करेंगे तो अपने जीवन काल में बनाकर चलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें भारतीय इतिहास के अनछुए पहलुओं से अवगत कराया। महोदय, आपको सुनकर खून खौल भी रहा है और मन गौरवान्वित भी हो रहा है। आपके शब्द हमेशा कानों में गूंजते रहेंगे और याद भी रहेंगे। हम भी इस याद को एक छोटे से स्मृति चिन्ह के रूप में आपको भेंट करना चाहते हैं, कृपया स्वीकार करें। मैं आग्रह करती हूँ हमारी कुलपति डॉक्टर ज्योति बिंदल मैडम से कि वे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका धन्यवाद। माननीय चिकित्सक, प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, सभी शिक्षकगण, सभी विद्यार्थीगण को भी उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एडीबी विभाग, मेंटेनेंस विभाग, गेस्ट हाउस विभाग या फोटोग्राफर सभी को धन्यवाद देती हूँ। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि वे राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारत माता की जय।